वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस इट्स आरती और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना काउंटडाउन। कल तो आपने देख ही लिया होगा कि आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज था। अब आपका जो मई मंथ है, यहाँ पे जो आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है, इसमें और 2x करने के लिए ऑफिस अड्डा ने आप लोगों के लिए पूरा नया प्लान लेके आया हुआ है, ताकि यहाँ पे जब आपका ये मई मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आप लोग एक फुल फ्लेज तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप एक लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। बट यहाँ पे इतनी ही शक्ति और इतनी ही आपको मेहनत आपके साइड से भी करनी चाहिए। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है 6:30 हम लोग रोज मिलेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो AFM है आप लोगों का JIB जून 2024 आप लोगों के लिए यहाँ पे रोज हम मिलेंगे और देखेंगे नए नए क्वेश्चंस और यहाँ न्यू न्यू चीजें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको तुरंत रिविजन भी हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे अब आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आज हम देखेंगे अपना मॉड्यूल डी से कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो अपना सेशन चालू करती हूँ। आई रिक्वेस्ट, जब भी आप AFM पढ़ने बैठे, जब भी क्लासेस में, सेल्फ स्टडी, कहीं भी आपके हाथ में ये होना चाहिए। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करना है तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाके वो जो कंप्यूटर स्क्रीन का कैलकुलेटर है वो यूज़ कर पाएंगे तो डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आज से ही जितने दिन भी आप प्रैक्टिस करेंगे AFM की, जितने बार भी, ऑलवेज यूज़ कैलकुलेटर जो आप एग्ज़ाम हॉल पे ले जाने वाले हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपके हाथ इस पर बैठ जाए, एकदम न्यू चीज़ नहीं लगे। चलिए, तो आते हैं आज का सेशन चालू करते हैं विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और आंसर्स देने हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द न्यू टैक्स रिजीम फॉर इनकम टैक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट दिया हुआ है द न्यू टैक्स रिजीम ऑफर्स अ फिक्स्ड रेट फॉर ऑल इनकम लेवल्स। Secondly, कि taxpayers don't have the option to choose between the old and the new tax regime annually. या C, deductions for investments and expenses are not available under the new tax regime. या D, the new tax regime is applicable only to self-employed individuals and not to salaried individuals. I hope आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और आप लोगों को पता होगा कि मॉड्यूल डी में कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों के मॉड्यूल डी में। क्या मेरे को कोई बता पाएगा किस चैप्टर की बात हो रही है, यहाँ पे किस यूनिट की? ये यूनिट है आप लोगों का इनकम टैक्स यूनिट। हम सबको पता है 2-4 साल पहले, मतलब 2020 आपके बजट में आपका एक न्यू टैक्स रिजीम आया था, जिसमें हमारे इंडिविजुअल्स को एक ऑप्शन मिला गया था, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है? आई एग्जाम में आपको कैसे करें, जब आपको कुछ नहीं समझ आए तो एटलीस्ट ये फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सा गलत है। जैसे यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है, अगर हमें नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि सही आंसर क्या है, तो जो गलत है ना पहले हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे जो लास्ट अगर डी से देखेंगे, द न्यू टैक्स रिजीम इज एप्लीकेबल ओनली टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड नॉट टू सैलरीड इंडिविजुअल्स। ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये आंसर वेग है। चलिए, सेकेंडली, डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। ये ऑप्शन को हम लोग होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर देखते हैं बी वाला कि टैक्स पेयर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टैक्स रिजीम एनुअली। क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? क्या यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है जिनके लिए ये लागू हुआ था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? नहीं, ये आंसर भी हमारा गलत है। उसके बाद द न्यू टैक्स रिजीम ऑफर्स अ फिक्स्ड रेट फॉर इनकम ऑफ ऑल लेवल्स। क्या ऐसा भी हमने कुछ देखा था? नहीं, कोई भी लेवल के लिए हमने ऐसा फिक्स्ड रेट डिसाइड नहीं किया है, वहां पे स्लैब रेट चलता है, करेक्ट। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है ये भी गलत है। आपका राइट आंसर है सी, जहां पे जो आपके डिडक्शंस है, ये इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस किसकी बात करी जा रही है? जो हम लोग 80C में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग 80E में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो हम लोग बाकी जो डिडक्शंस पढ़ रहे हैं, उन सब की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये सब हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कंपनी परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल X at
10 per unit. The standard price for raw material X is 8 per unit. यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है what is the material price variance. यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है material price variance. अब ये जो आपका material price variance है ये जो आप लोगों का मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं वेरिएंस? वेरिएंस कब हमको कैलकुलेट होता है? जब भी हम लोग स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं, ये हमने पढ़ा था। इससे जो डिफरेंस आएगा उससे हम लोग कहते हैं वेरिएंस, करेक्ट। और वेरिएंस में भी हमने पढ़ा था कि वहां पे हमें 3 टाइप के वेरिएंसेस देखने पड़ते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है? मटेरियल के बारे में। यहाँ कौन से वेरिएंस की बात आ रही है? मटेरियल की। और यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट करी है कि मटेरियल की डिफरेंस पूछी जा रही है, तो ये मटेरियल में भी हमने 2 चीज और बाइफरकेट करके पढ़ी है कि हमने उसको यूज कितना किया है या फिर प्राइस कितने में खरीद के लाए, करेक्ट। तो यहाँ पे मटेरियल के बाद किसकी बात करी जा रही है? प्राइस की। तो यहाँ पे वेरिएंस आपका जो कैलकुलेट होगा वो उसके प्राइस के डिफरेंस में कैलकुलेट होगा, करेक्ट। कितने प्राइस में हमने सोचा था और एक्चुअली कितने प्राइस में आया है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है उसे ऐसा लिख लेते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्राइस है माइनस एक्चुअल जो प्राइस हमने एक्चुअली लेके आया हुआ है, करेक्ट। ये फॉर्मूले से तो आपको प्राइस मिल गया, बट हमें यहाँ पे टोटल बताना पड़ेगा कि कितना एक्चुअली डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इनटू कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से जो हम लोग मार्केट से लेके आने वाले हैं। चलिए आंसर्स आना शुरू हो गए। आई होप आप लोग भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल है उसे हम परचेस किया था कितने? 10 पर यूनिट में। तो मतलब 10 हमारा परचेस प्राइस था और कितने यूनिट्स आए उसमें? 1000 यूनिट्स। वहीं पे हमने इसका स्टैंडर्ड कितना सोचा था, ये भी हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 8 रुपीज। हमने सोचा था मार्केट में तो 8 रुपए में ये मिल ही जाता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग ने भी आई होप यही सोचा होगा, करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? कितना आंसर आएगा? 2000 आएगा, बिल्कुल। और वो आंसर क्या होगा? ये हमारे अगेंस्ट हुआ, हमें ज्यादा कॉस्ट लग रही है, तो वो कंडीशन क्या होती है हमारी? अनफेवरेबल, करेक्ट। फेवरेबल कब होती? जब हमने 8000 सोचा और हम 6000 पे ही ले आते, तो वो होती हमारे फेवर में। अभी कैसी कंडीशन है? हमारे अगेंस्ट है। तो यहाँ पे 2000 अनफेवरेबल। आपका कौन सा ऑप्शन है? 2000 के 2 ऑप्शन है, ध्यान से रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम्स में। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 2000, ठीक है। ए बी, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? आंसर है आपका यहाँ पे बी। बी इज योर राइट आंसर, करेक्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि which of the following items will never be part of the cost sheet। यहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल डी का जो हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ते हैं, ये वहां की बात आ गई है। वहां पे हमने पढ़ा था कॉस्ट शीट, करेक्ट। वो कॉस्ट शीट पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उसमें मटेरियल जाता है, लेबर जाता है, ओवरहेड जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज भी देखी थी जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम डालेंगे कि नहीं ऐड करेंगे। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हमने बात किए थे जो कभी भी आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते हैं, बिकॉज वो चीजें आपके आउटसाइडर लोगों की होगी, थर्ड पार्टी वाले लोगों की है, तो हम उससे कभी भी कॉस्ट शीट का पॉइंट नहीं बनाते हैं। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑप्शंस। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स पेड, प्रोविजंस एंड राइट ऑफ्स। सेकेंड है रॉ मटेरियल परचेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डी है इन ब्रिक मेकिंग कंपनी। Laborers are appointed on wages for the manufacturing of bricks at 100 per hour। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सोचिए, याद करिए यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कॉस्ट शीट में कभी भी नहीं जाने वाला है? बताइए, कॉस्ट शीट में हमारा कभी भी कौन सा पॉइंट है जो नहीं जाने वाला है? बिल्कुल आंसर्स आ गए हैं, पर ये याद रखिएगा, जो मैंने आपको बोला ना, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, वो हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है,
करेक्ट। और वो ऑप्शन है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑप्शन नहीं है, ये गलत आंसर है। जो भी लोग अपने को बोल रहे हैं ना सी आंसर है, ये गलत आंसर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग आंसर है। ये कॉस्ट शीट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग से क्वेश्चन में नेवर। देखिए एक वर्ड से पूरा आपका आंसर, पूरा मीनिंग बदल रहा है। एक वर्ड है जो बोल रहा है नेवर, कभी भी नहीं। कॉस्ट शीट की बात आ रही है, चलिए तो ये आंसर तो पता चल गया कि ये तो हमारा कॉस्ट शीट में जाता है एज पर मैनेजमेंट डिसीजन। उसके बाद अगर आप लोग बोल रहे हैं बी ऑप्शन, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जब उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट, मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स बना रहे, ये पेन बना रहे, तो जब ये पेन का आपने के सामान लेके आया, ये प्लास्टिक की बॉडी, ये निब, इसके अंदर की जो रिफिल होगी वो, तो क्या जब आप ये बेचने जाएंगे तो क्या ये चीजों को आप ऐड नहीं करेंगे? ये आप सामने वाले से वसूल नहीं करेंगे इसका पैसा? बताइए, इसका पैसा वसूल नहीं करेंगे। तो अगर आप सोच रहे कि नहीं करेंगे तो फिर आपकी कॉस्टिंग खराब है। करेक्ट। यहाँ पे आप किसी की भलाई नहीं कर रहे ना, जब आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप सामने वाले से वसूल करते हैं। जैसे आप सब कस्टमर से तो यहाँ आप पैसा पे करते हैं। करेक्ट। तो ये जो आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, ये आपका क्या है, कॉस्ट शीट का ऑप्शन है। तो मतलब ये वाला भी आपका कॉस्ट शीट में नहीं जाने वाला है। देखिए आपके दो ऑप्शन गायब हो चुके हैं, बी और सी। अब बात करते हैं डी की, कि एक ब्रिक मेकिंग कंपनी है जो ईंटें बना रही है, वहां पे उनने लेबर्स को बुलाया है जो अपॉइंटेड हुए हैं वो वेजेस में, ताकि ब्रिक मेकिंग की वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ईंट भट्टी में ईंटा बनाने के लिए बुलाया गया हमने। ठीक है। तो वहां पे जो लेबर्स है वो भी हमारे कॉस्ट शीट में उनका वेजेस जाएगा। तो आपका आंसर डी बी रॉन्ग है। याद रखिए केवल जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। कॉस्ट शीट में क्या क्या जाएगा, वो सारी चीजें ये इनको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स बाकी सारी चीजें आपकी किस में जाएगी, नीचे की कॉस्ट शीट में जाएगी। ये सब क्या है, टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स पेड, प्रोविजंस एंड राइट ऑफ, ये सब क्या है, ये थर्ड पार्टी का पैसा है। टैक्स हमारा पैसा नहीं है, टैक्स तो गवर्नमेंट का है। इंटरेस्ट हमारा नहीं है, इंटरेस्ट तो बैंक का है। डिविडेंड्स हमारे नहीं है, डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स के हैं। प्रोविजंस एंड राइट ऑफ, कोई अब क्या कहना चाहिए, किसी का काम बंद हो गया है तो उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को क्या, हमारा गुड्स तो बनता रहेगा और चलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ए, करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं न्यू क्वेश्चन। आइए सब ध्यान दीजिएगा। अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट whose cost may be attributed to cost unit is given by ऑप्शन ए CIMA, बी ICAI, सी IMA या डी ACCA। ये आप लोगों को डायरेक्ट बुक से उठा के पूछा गया है। ठीक है। आप लोगों को याद रखिए एग्जाम्स में ऐसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अगर उन्हें कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है तो डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे जो बात हो रही है आप लोगों की कॉस्ट यूनिट पे जो आपके एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, करेक्ट। हमने पढ़ा था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां भी हम बता सकते हैं कितना एक्सपेंसेस लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है वो आपको दी जाती है बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स CIMA, जिसको हम लोग ने बोला था सीमा बुआ जी। हमारी सीमा बुआ जी कॉस्ट का पूरा हिसाब किताब रख के जाने वाली है। करेक्ट। हमारी सीमा बुआ जी पूरा कॉस्ट का हिसाब किताब रख के जाने वाली है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूरा थ्योरी का था। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग लाइट्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट ₹3000 and variable cost ₹135. Sales price is what? 180 per unit. During the year it sold 100 lights. During the year it sold 100 lights. What is the profit during the year? बताइए, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? प्रॉफिट हम कॉस्टिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा। आपके हाथ में कैलकुलेटर हो जाना चाहिए अभी कैलकुलेशन के लिए। चलिए बताइए।
प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्टिंग में जब आप ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने आते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, हम बाइफरगेट करके लिखते हैं, करेक्ट? नॉर्मली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, बट जब आप कॉस्टिंग की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फर्दर पढ़ते हैं क्या? वेरिएबल प्लस फिक्स। आइए लिखना शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ में करिए। यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है 3000 का फिक्स कॉस्ट है, तो मतलब ब्रैकेट में तो वेरिएबल कॉस्ट है प्लस 3000 है, उसी के साथ यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया है 135 पर यूनिट। याद रखिएगा पर यूनिट की बात करी जा रही है। और सेल का अमाउंट आप लोग को कितना दे दिया है? 180। तो क्या ये सारे एक जैसे हैं? अभी एक सिचुएशन में है, अभी ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। क्या हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ? अभी नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म में अभी नहीं आए हैं। अब इनको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी टोटल, इसको भी टोटल और इसको भी टोटल करना। तो ये तो ऑलरेडी टोटल है, इसको टोटल करने के लिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने सेल करी है उससे इनटू कर देंगे। चलिए बताइए कितना आएगा आंसर? यहां पे हो जाएगा आप लोगों का 18,000 माइनस प्लस 3,000। आप लोगों की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसे क्या कैलकुलेशंस में इजी कैलकुलेशंस है, प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आप लोग। बताइए अब तो राइट आंसर बताइए, कैलकुलेट सब सही से करिएगा। ये 135 है ना, प्लीज आप लोग भी करिए कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में करिए। कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 18,000 13,500 प्लस 3,000। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको हो रही है 16,500। इसमें से आपको 18,000 माइनस कर दिया जाएगा तो आपका आएगा 1,500। और ये जो 1,500 है ये क्या है? ये है आपका प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When all the cost whether variable and fixed are charged to the product is known as। जब हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी कॉस्ट लगे, चाहे वो वेरिएबल है या फिर वो फिक्स्ड है, अगर वो पूरा ही प्रोडक्ट में चार्ज कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बी फुल कॉस्टिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। ध्यान से दीजिएगा आंसर। इसका आंसर दीजिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में आप लोग जब पूरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पूरा का पूरा चार्ज कर देंगे इधर पे, तो इसे हम कौन सी कॉस्टिंग कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, या फिर बोथ ए एंड बी? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। उसी के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम भी बोला था कि प्लीज उनके जो अदर नेम्स भी होते हैं उसे याद रखा करिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन का टॉपिक है, जैसे मार्जिनल को मार्जिनल नहीं पूछेगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा है, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? फुल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आप लोगों का बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को पता है आंसर, बट एक और पॉइंट नहीं पता था करके यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो जाता। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आप लोगों का सी है, क्योंकि दोनों सही है। ये डेफिनेशन आपको दोनों में मिलने वाली है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम होता है फुल कॉस्टिंग। प्लीज ये सब ध्यान रखिएगा, अलग अलग जो नाम आते हैं यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एक्चुअल प्रोसेस लॉस is less than the estimated normal loss due to the increased efficiency of workers, favorable process conditions, or expected loss not materializing. In this case, it will be transferred to। बताइए
ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला जा रहा है कि एक्चुअल प्रोसेस कॉस्ट, एक्चुअल प्रोसेस जो लॉस है हमें वो कम आ रही है हमारे एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से। एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम अमाउंट है हमारा एक्चुअल प्रोसेस लॉस का। और उसके कंडीशंस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यू टू हमने इंक्रीज एफिशिएंसी हो गई वर्कर्स की, वर्कर्स अच्छा काम करने लग गए, कंडीशंस हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर हो गई है। अगर ऐसे केस में आपका जो ये एक्चुअल लॉस है ये कम है, आपके जो भी आपने स्टैंडर्ड या जो आपने सोचा था जो नॉर्मल लॉस उससे कम है, तो ये क्या कहते हैं हम लोग, पहले इसका आप मुझे नाम बताइए। इससे जब ये कंडीशन होती है एक्चुअल लॉस कम हो गया हमारे नॉर्मल लॉस से, हमने सोचा था 10 kg का पेट्रोल इवोपोरेट हो जाएगा टोटल, अगर हमारे पास पूरा 100 kg का पेट्रोल है तो, बट उसमें से इवोपोरेशंस केवल 8 kg ही हुए। तो देख रहे हैं नॉर्मल हमने 10 kg सोचा था बट एक्चुअल में 8 kg हुआ है। क्या आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं यहाँ पे हम किस बारे में बात करते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? ये कौन सी कंडीशन है? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज आंसर दीजिए। मैंने ऑप्शंस आपको दे दिया, कहीं आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो इसे नॉर्मल लॉस बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे कि एबनॉर्मल गेन बोलेंगे? बताइए, आंसर करिए। आपको 3 ऑप्शंस भी दे रही हूं, बताइए 3 में से कोई एक आंसर तो दीजिए आप लोग, आपको समझ आएगा कि क्या सही था और क्या गलत था। करेक्ट, ये वाला सिचुएशन हमारे एबनॉर्मल गेन का है। और ऐसे सिचुएशन में जो हमें गेन है ये हम कस्टमर्स को नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं इसे अपने ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड कंडीशन विच इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्स कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस। इनकम टैक्स का टीसीएस की बात हो रही है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि पेनल्टी जो हमारा सेलर है उसे एक अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता है अपने बायर से और एक टाइम के पहले ही उसे गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है। अगर उसने ये पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया तो उस पर एक इंटरेस्ट लगता है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं कि if the tax collector who is responsible for collecting the tax does not collect the tax or after collecting doesn't pay it to the government before or on the due date, he is liable to pay interest 1% per month. या ऑप्शन 2 आपको दिया गया है, if the tax collector who is responsible for collecting the tax does not collect the tax or after collecting doesn't pay to the government before or on the due date, then उसको कितना इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे? 10% पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कि if the tax collector who is responsible for collecting the tax doesn't collect the tax or after collecting doesn't pay to the government before or on the due date, he is liable to pay 10% per quarterly या नो इंटरेस्ट इज चार्ज। बताइए देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, एग्जाम में इतना ही बड़ा आएगा और इतना ही सिंपल आएगा। बस एक पॉइंट आपको यहाँ पता रहना चाहिए था कि यहाँ का राइट आंसर है 1% पर मंथ। आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों का जीएसटी का है, ठीक है, जीएसटी का है। अगर ना एग्जामिनर को टफ करना है ना अपना पेपर तो वो ऐसे न्यूमेरिकल आपको जीएसटी से पूछ सकता है। यहाँ पे आप चलिए बात करते क्या लिखा है, इफ अ टैक्स पेयर हैज अ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 20,000 रुपीज 20,000 and fails to file the GST return on time, how much interest they owe if the return is filed 10 days after the due date। यहाँ पे फिर क्या आ गई, यहाँ पे फिर इंटरेस्ट की बात आ रही है। यहाँ पे जो पर्सन था जिसको जीएसटी रिटर्न भरना था टाइम से उसने नहीं भरा है, तो क्या आप लोग को रेट याद है कितना लगता है?
जीएसटी में रेट कितना लगता है? जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं होता है तो कितना % का रेट लगता है? बताइए कितना % का रेट लगता है? जैसे टीसीएस में हमने देख लिया 1% पर मंथ, अब यहां पे कितना % लगता है? बताइए कितना % लगता है? बताइए कितना % लगता है? किसी को भी याद नहीं है? याद करिए कितना लगता है? 1% लगता है, 2% लगता है कि 18% लगता है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कितना अमाउंट लगता है? बताइए % बताइए मुझे। % इज मेन थिंग यहाँ पे, % यहाँ पे मेन पार्ट है। बताइए यहाँ पे आप लोगों को लगता है 18%, करेक्ट। अगर हम ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितना अमाउंट हमें पे करना था दैट इज 20,000, करेक्ट। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि 10 दिन बाद जाके हमने पैसे सबमिट किए गवर्नमेंट को, तो 10 दिन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका आंसर बताइए। अब ये तो इजी हो गया कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के लिए। 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 18%। कितना आ रहा है? आप लोगों के कैलकुलेटर में आ रहा होगा 98.36। इसके नियर आंसर कौन सा है? इसमें नियर आंसर है आप लोगों का 100, करेक्ट। अगर आपके एग्जाम में ऐसा हो जाता है ना कि ये मैच थोड़ा 1-2 आगे पीछे अमाउंट है तो आप उसका नियर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों के लिए ये सारी चीजें आज तो हमने कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए अब आप लोग को और कितनी मेहनत करनी है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि टाइम है और आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड। और इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज शाम से, कल आपने देखा होगा, आज शाम से हम लोगों का एक ब्रावो सीरीज भी चालू होने वाला है। आई होप आप सबने देखा होगा कल का शॉर्ट जिसमें मैंने बात किया था हम लोग टिल एग्जाम, ये पूरा मई जब रहेगा यहाँ पे हम लोग रोज रात 8 बजे मिले 8 या 9 बजे हम लोग का एक शॉट आएगा जिसमें आप 0.5 मार्क्स के लिए मेहनत करने वाले। 1 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे जितने आंसर्स दे सके। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज अकाउंटिंग ऑफन रिफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? Because it uses a complex system of symbols and terminologies unique to business experts. Because it exclusively deals with the calculation of profit and loss in various languages. Because it is a regulatory requirement for all the business to communicate in accounting terms. The purpose of accounting is to communicate or report the result of business operation and the financial health of the organization. चलिए तो यहां पर आके मैं आपको समझाती हूं। आपसे बोला गया है कि क्यों अकाउंटिंग को रिफर किया जाता है एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देयर माइट बी सम रीजन बिकॉज ऑफ विच और ड्यू टू विच हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूं। जैसे आप जब कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो तो बोलते हो काम वाम कैसे चल रहा है तेरा, है ना। लेट्स से आपका जो फ्रेंड है उनका खुद का बिजनेस है, अपना व्यापार है। आप उसे बोलोगे तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट होता है, पैसा आ जाता है, एंड सो ऑन, सामान वामान बिक रहा है वहीं पर, या फिर रेंट निकल जाता है ना, कुछ पैसा बच जाता है एंड सो ऑन। बट वहीं पर अगर आपके 2 फ्रेंड्स जो बिजनेस रन करते हैं वो आपस में मिलते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारा टर्नओवर कितना रहा, या फिर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, एबिटा कितना है, एंड यू विल बी लाइक टेकन बैक, यार ये कौन से शब्द है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। When you are talking about a business में अपने कुछ शब्द होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, और उसी के लिए अकाउंटिंग का निर्माण किया गया। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट इससे क्या होगा, कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। बिजनेस के ऑपरेशंस जो है, कम्युनिकेशन उनका, रिजल्ट्स का, रिपोर्ट का आसान हो जाता है। तो पर्पस क्या है? अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉमन वर्ड्स या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी होना। यूनिफॉर्मिटी का एक फायदा ये होता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
So why is accounting often referred as to language of business? Because the purpose of accounting is to communicate or report the results of the business operation and financial health of the organization. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. Moving ahead to the next one. Question number 2. What is the primary objective of financial statement? To detail the company's marketing strategy and future, to provide information about the financial position, performance and changes in financial position of an enterprise, to record the personal financial information of the company's director, to outline the company's product development and innovation strategy. क्या होगा राइट आंसर? उद्देश्य पूछा गया आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी उद्देश्य की बात करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है? ये हमारे पैसे से रिलेटेड डिटेल्ड स्टेटमेंट्स हैं जो किसके बारे में बताती हैं? जो कि बताती है हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, अगर चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल पोजीशन में उसके बारे में, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स है ड्यूरिंग द ईयर, कोई ऐसी चीजें हुई है जिसको हमें बताना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर्स को, तो उसके बारे में. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली these are the compilation of 4 to 5 things all together which are called as financial statements. और जब भी हम financial statements के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई financial statements should give us true and fair view, है ना. financial statements का क्या काम है कि वो हमें true और fair view दे. किस चीज का true and fair view दे? about the business organization, its position and its performance. correct? तो right answer क्या होगा? to provide information about the financial position. यानी यहां पर ये बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस P&L से. एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन विद द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है, तो यहां पे आपको सारी डिटेल किससे पता चल जाती है? इससे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. A dash is a wider concept and includes dash. Dash means recording the business transaction in the books of original entry and in the ledger. Dash means the compilation of accounts in such a way that one can know the situation of the business. Accountancy, bookkeeping, bookkeeping, accountancy, accountancy, bookkeeping, accountancy, bookkeeping, bookkeeping, accountancy, bookkeeping, accountancy, none of these. So this is basically fill in the blanks. You are required to fill in the required blank. आप एक बार आराम से तसल्ली से क्वेश्चन देख लीजिए या जल्दी से एक बार ना सेशन को आप लोग जरूर शेयर करते जाइए among all your friends and colleagues. Now you have already seen the level of the questions as well. ये वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चंस हैंडमेड क्वेश्चंस हैं, हैंड पिक्ड है, राइट. हैंडमेड के साथ साथ ये हैंड पिक्ड भी है और ये सारी जो लैंग्वेज भी है वो मैकमिलन बुक की लैंग्वेज है. Now, which is a wider concept? अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन दोनों में से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग है, राइट. सो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग. क्यों ऐसा बोला गया? बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग. व्हाई इज लाइक दैट? सी व्हाई बुक कीपिंग इज अ सबसेट? बिकॉज बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है. लेकिन अगर आपको बिजनेस की कंप्लीट स्टेट ऑफ अफेयर समझना है तो आपको पूरी अकाउंटिंग करके ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन होता है ना. यहां पे तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल में और लेजर में, उसके अलावा कोई रोल नहीं है बुक कीपिंग का. उसके आगे के स्टेप्स, दैट इज क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, दैट कम्स इन योर accounting and not bookkeeping. So dash means recording the business transaction. That means bookkeeping, and dash means the compilation. Accountancy. ठीक है, तो accountancy, bookkeeping, accountancy. Right answer will be option number A. Answers फटाफट चैट में देते जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, so that it can reach maximum people. Next one, question number 4. Which of the following is included in financial statement? Only the balance sheet and profit and loss account, balance sheet, profit and loss account and statement of changes in financial position,
solely the statement of changes in financial position, only explanatory statement and schedules. इनमें से कौन सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी? चलिए, सो ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ट्रेडिंग एंड P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन और इक्विटी, एंड फिफ्थ वन एक्सप्लेनेटरी नोट्स और नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है किसी भी बिजनेस की. वहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ज्यादातर जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो लोग किसको नजर में रखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नजर में रखते हैं, जिससे उन्हें इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता रहे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Who are the typical users of financial statement? Only the company's employee and management team, solely external auditor and legal advisors, government authorities, shareholders, investors, business associate, directors, banks and financial institution, only the company's suppliers and customer. क्या होगा राइट आंसर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले कौन हो सकते हैं? नाउ अगर हम यूजर्स की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो दो तरीके के यूजर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अगर आप एम्प्लॉय की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, ओनर की बात करते हैं, ये इंटरनल है. गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, राइट, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब क्या है? एक्सटर्नल. तो ऑल दीज पीपल, हाँ, शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, ऑल दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट कुड बी अ लेंडर, है ना, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं. सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन. Which of the following best describes the principle of presenting a true and fair view in the financial statement? Ensuring that the financial statements are prepared in strict accordance with the tax laws of the country, presenting financial statements in a way that reflects the actual financial performance and position of the enterprise, even if this means deviating from accounting practices, strictly adhering to GAAP or IFRS irrespective of the actual financial condition of the enterprise, balancing the legal requirement of financial reporting with the ethical responsibility to accurately reflect the enterprise financial status, often requiring judgment and interpretation of accounting standard. वो इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रू एंड फेयर व्यू. हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सी स्टेटमेंट बेहतर तरीके से बताती है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में
क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये इंश्योर करना कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर अगर ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडीएस है, वो प्रॉपरली फॉलो करके आप एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट, जो एक्यूरेटली बता रही है उसका फाइनेंशियल स्टेटस, करेक्ट, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने करे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ की रियलिस्टिक पिक्चर आपको दी जा रही है, राइट। अब यहां पे आप देखो ये बोल दिया है डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गलत हो गया, कुछ भी नेगेटिव होगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। ensuring that the financial statements are prepared in strict accordance with the tax laws of the country, not only the tax laws but the accounting true and fair view is with respect to the accounting position, strictly adhering to GAAP or IFRS irrespective of the actual financial condition of the enterprise, no, but balancing the legal requirement of financial reporting with the ethical responsibility to accurately reflect the enterprise financial status, often requiring judgment and interpretation of accounting standard. तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अकाउंटेंसी इन द करेक्ट सीक्वेंस, systematic classification of business transaction for recording them in the books of account, then recording of events and transaction in the book of account known as bookkeeping, summarizing the recorded events, that is preparation of trial balance, preparation of trial balance from a ledgers and subsequently the preparation of balance sheet and P&L account from the trial balance, interpreting the financial transaction from the record data and the financial statement. So अगर हम सीक्वेंस की बात करें ना, सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, आरसीएस तो हमें फॉलो करना ही होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एज पर दैट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। आरसीएस क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग, राइट, देन क्लासिफाइंग, करेक्ट, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, करेक्ट सीक्वेंस यही होगा ना, जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स, करेक्ट। तो ये हमारी राइट सीक्वेंस है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटेंसी, ठीक है, दिस इज द राइट सीक्वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अकाउंटिंग समरीज in the order in which they are typically prepared, P&L, cash flow statement, balance sheet, trial balance. ना P&L की अगर हम बात करें, ये प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, है ना। अगर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें या फिर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर इनकम स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, तो वो एक ही बात है, P&L या फिर इनकम स्टेटमेंट। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले P&L आएगा, फिर आपकी बैलेंस शीट, फिर आपका पहले आपका ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर P&L, ठीक है, फिर आपकी बैलेंस शीट एंड लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया B, बैलेंस शीट हो गया आपकी C एंड P&L हो गया A, ट्रायल बैलेंस हो गया डी, DACB होगा, ठीक है, DACB लास्ट वाला ऑप्शन, करेक्ट, DACB। अब इससे पहले क्या आएगा, वही जर्नल एंट्री जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर जहां पे हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, एंड देन अलोंग विद दैट वी ऑल्सो टॉक अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ABC Corporation purchased a high-speed computer of rupees 1 lakh in its accounting book. How is the purchase recorded? Recording the cost price along with the efficiency of the computer, recording only the brand name and efficiency of the computer, recording the cost price of rupees 1 lakh without mentioning the computer's efficiency or brand name, estimating and recording the future benefits of the computer will bring to the company, that it will bring to the company.
क्या होगा राइट आंसर? नाउ वी ऑल आर अवेयर अकाउंटेंसी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, राइट? अकाउंटेंसी क्या है? क्वांटिटेटिव है नेचर में। हम यहाँ पे ब्रांड का नाम, उसकी एफिशिएंसी का कुछ भी रोल नहीं रहता, हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, दैट इन्वॉल्व्स एनी मॉनिटरी वैल्यू, है ना? तो हम जो भी चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं दे शुड हैव मॉनिटरी इम्पैक्ट, राइट? क्वालिटी, ब्रांड नेम, फ्यूचर इनकम, future benefits, all these are not recorded in our accounting records. Why? Because futuristic को हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? ये फ्यूचर से रिलेटेड है, इनका होना ना होना तय नहीं है, तो जब तक नहीं होगा तब तक हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहां पे जो एक इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल लग रही है वो क्या है? रिकॉर्डिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। ये जो कॉस्ट प्राइस है इसे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बोल सकते हो, परचेज प्राइस भी बोल सकते हो या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हो। जब ये धीरे धीरे वैल्यू रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ यूसेज, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे और जो वैल्यू आएगी वो आएगी बुक वैल्यू। तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा 1 लाख रहेगी जिसपे आपने इसे खरीदा था, बट आपकी जो बुक वैल्यू है वो ओवर द टाइम चेंज होती रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वेयर वी विल इग्नोर द ब्रांड नेम, एफिशिएंसी, वी विल ओनली रिकॉर्ड द प्राइस। नेक्स्ट वन, what is the most important social purpose of financial accounting? To manage the debt owned by the company, to maintain fiscal prudence, to relay reliable information to investors, to enable them to take efficient investment decision, to limit the liability of the members of the nominal value of their shares, to give a legal form to the doctrine of stewardship. जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर? Social purpose of financial accounting. Right answer is to manage the debt owned by the company. No. So financial accounting किससे related है? Financial accounting का purpose क्या है कि वो अपने investors को reliable information दे जिससे वो क्या कर सकते हैं? efficient decision making कर पाए, right? Decision making करने के लिए आपको information चाहिए जो कि useful हो, जो कि सही हो, जो कि correct हो। तो वो डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ, आप उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस इज सीआरती और आज शुरू करेंगे अपना 29 डेज लेफ्ट का एएफएम। चलिए, तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आप लोगों को पता है, आप लोगों को बूस्ट करने के लिए हम लोग ने आपके लिए सीरीज चालू करी थी। कल हमने 30 डेज देखा था और अब आपके एग्जाम के लिए 29 डेज लेफ्ट है। तो यहाँ पे आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि मॉड्यूल डी हम आज क्वेश्चन आंसर्स दोबारा से करेंगे। मॉड्यूल डी की बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत टाइम हो जाता है मॉड्यूल डी, लगता है बहुत ईजी है, हो जाएगा, पर बाद में जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना तो आता हुआ क्वेश्चंस भी हमसे गलत होने लगता है। करेक्ट। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने के पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो अब अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं JIB 2024 का एग्जाम, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आता हुआ क्वेश्चन हमसे रह जाता है, क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है हमने सब कुछ, उसमें नो डाउट आपने मेहनत भी 100% करी है, बट मेहनत जब तक राइट ट्रैक में ना होना तब तक उससे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा थ्योरी मिक्स रहेगा। दोबारा आप लोग को बता दूं कि आप लोग जैसे ही बैठते हैं एएफएम करने, अपने साथ कैलकुलेटर लेके जरूर बैठा करिए। जो भी आप एग्जाम में लेके जाने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठा करिए ताकि आप लोगों की स्पीड इस पे जम जाए।
करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। देखिए, आपके जो बुक्स पे जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया है या जो थ्योरी दी है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इवन जो एग्जांपल्स भी पूछे जा रहे हैं ये आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है पूरा आपकी बुक का जो IIBF ने दिया है उसी के बेस पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। आइए बताइए। ऑप्शन ए है ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर। बी है शिप बिल्डिंग, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेजेस। सी है नन ऑफ द अबव, या फिर डी है टॉय मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा एग्जाम्पल है ऑफ जॉब कॉस्टिंग। कौन से एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ जॉब कॉस्टिंग। सब लोग प्लीज आप लोग यहाँ पे रिप्लाई जरूर करिएगा। हमें लगता है कि हमें आ जाएगा, पर मॉड्यूल डी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा मॉड्यूल है जो ये आपका स्कोरिंग मॉड्यूल है। प्लीज है ना, यहाँ पे आइए बताइए जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आए, करेक्ट, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक काम करने के लिए दिया जाए और वो विद इन अपने बाउंड्री में करता है तो उसे हम कहते हैं जॉब। ठीक है, उसने जॉब और उसके जब हम निकालते कि कितना पैसा लग रहा है उसे कहते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। अब जैसे आप ब्रिक मेकिंग, माइनिंग ये सब हमने जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था हमने, करेक्ट। आंसर्स आना शुरू हो गए, प्लीज आप सब लोग दे। यहाँ पे जो हमने ए ऑप्शन पढ़ रहे हैं ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, ये हम लोग देखते हैं सिंगल आउटपुट यूनिट में। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आप लोग के आंसर्स आपका डिसाइड करेंगे आप कितना अभी आपको और रिवीजन करना है। और जैसे यहाँ पे सबने आंसर्स देना शुरू कर दिया है, इट्स ऑप्शन बी, शिप बिल्डिंग, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेजेस। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं ऑफ जॉब कॉस्टिंग पे। आइए बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। आइए बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम and profits whereas direct taxes are imposed on goods and service. B, the probability of tax evasion is higher in case of indirect taxes. C, direct taxes are considered to be progressive while indirect taxes are considered to be regressive. D, none of the above. अगर आपने देखिए ये आपको डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है यहाँ पे बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमें बहुत ज़रूरी है। हमको वहाँ लगता है छोटे छोटे पॉइंट है, हमें समझ आ रहा है, बट एग्जाम में आपको उसी का लंबा थ्योरी बना के दे दिया है। बताइए यहाँ पे हमें डिफरेंस पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बीच में। विच इज द राइट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए, चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर्स भी आने शुरू हो गए। चलिए देखते हैं कि पहले कौन सा गलत ऑप्शन है अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आते हैं ए ऑप्शन में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं GST। नाम में ही बोला गया है गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगाना, तो यहाँ पे इनकम और प्रॉफिट कहाँ से बात आ रही है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत है। उसके बाद इवन बताया जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो इम्पोज कहाँ होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। हमने ये पढ़ा था क्या, नहीं। ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं। करेक्ट, ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत है। आइए सेकंड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स एवेजन इज हायर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने एक ऑप्शन देखा था कि जब हमारे इंटरमीडियरीज जो होते हैं बीच में, होलसेलर, यहाँ पे रिटेलर, यहाँ पे कस्टमर, जब इनसे गुड्स ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे वो जो टैक्स है उसका बर्डन भी ट्रांसफर होता है। हर कोई यहाँ पे रिटर्न फाइल करता है गवर्नमेंट के पास जाके। करेक्ट, तो यहाँ पे चोरी करने के चांसेस हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कम हो जाते हैं। तो ये अपोजिट दिया हुआ है, टैक्स एवेजन मतलब चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, यहाँ पे उसका ऑप्शन कम हो जाता है। और देख लेते सी, नहीं तो ऑप्शन डी तो हमारे पास है ही। डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। करेक्ट, जितनी ज्यादा इनकम उतना टैक्स। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं। वही इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताया जाता है, सबको इक्वली इनकम लगेगी, सबको इक्वल टैक्स लगेगा, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही दिया था यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टैक्सेशन फ्रेमवर्क अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST सिस्टम इन इंडिया। बताइए
सेंट्रल जीएसटी इज solely levied by the state governments for transactions within a single state, या फिर जो IGST है वो इम्पोज होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस, या UGST इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शंस विद इन यूनियन टेरिटरीज ओनली, या D सेंट्रल GST एंड स्टेट GST आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आप लोगों को जो GST है उस यूनिट से पूछा जा रहा है कितने टाइप की जो GST हम पढ़ते हैं उसमें किस चीज में कौन सा टैक्स लगेगा। ध्यान से दीजिएगा आंसर। सबसे पहले पूछा जा रहा है CGST। CGST क्या स्टेट चार्ज करती है? CGST में जो C है उसका मतलब भी क्या है? सेंट्रल। तो क्या वो केवल स्टेट चार्ज करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर तो गलत है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है अगर आप सोच रहे हैं A है तो ये तो गलत है। आइए सेकंड पे चलते हैं कि इंटीग्रेटेड GST इज इम्पोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। क्या जो हमारे IGST है, जब भी हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो ये दो लाइन तो सही है, बट ये चार्ज कौन करती है? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। करेक्ट। उसके बाद बात आती है कि देखते हैं डी वाला कि CGST एंड SGST आर इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। क्या ऐसा किया जाता है? जो CGST है और SGST है ये क्या हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस में जाते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस मतलब दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है। इंटर स्टेट मतलब दो अलग स्टेट्स की बात हो रही है, तो जब भी दो अलग स्टेट्स की बात होती है तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि आप लोग लड़िएगा मत, हम पैसा लेके जा रहे हैं, हम पैसा लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम केवल क्या चार्ज करते हैं? IGST, ना कि CGST एंड SGST। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। अब बचता है केवल ऑप्शन C, पर एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जरूर। क्या लिखा है कि यूनियन GST इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शंस विद इन यूनियन टेरिटरीज ओनली। बिल्कुल करेक्ट। हमने पढ़ा था कितने टाइप की यूनियन टेरिटरीज होती है, अगर उनसे ही उनको ट्रांसफर हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तब जाके हमें UGST लगता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है केवल और केवल UGST, दैट इज ऑप्शन C। किसमें सर आप कह रहे हैं? चलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन C। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच रिटर्न फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड मंथली बाय रजिस्टर्ड पर्सन्स विथ इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी का भी टर्नओवर है तो उन्हें मंथली यहां से कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है? मंथली बात करी जा रही है, मंथली आपको इसमें से कौन सा रिटर्न भरना पड़ता है बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है GSTR 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3B, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9, या डी नन ऑफ द अबाव। बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं और इसका राइट आंसर है आप लोगों का GSTR 3B। यहाँ पे आपको जो हर महीने फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास आपका GST रिटर्न, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.5 करोड़ तो वो है आपका GSTR 3B। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाउ इज इंटरेस्ट on delayed payment of GST is calculated according to the goods and service tax regulations in India। यहाँ पे हमने कल इसको सॉल्व किया था। एक बार आप लोग को याद होगा, अगर कल का आपने सेशन देखा होगा तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी
आप लोग रेट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो उसी में इसका एक थ्योरी क्वेश्चन कि अगर थ्योरी में आता है तो कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा। चलिए बताइए, यहाँ पे कल हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा और आज हम इसका एक थ्योरी भी देख रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग के आंसर्स में जल्दी से रिप्लाई नहीं आया था। बताइए, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या ऐसा 12% पर एनम हम कुछ पढ़ते हैं? या फिर जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट होता है एट अ वेरिएबल रेट, कोई वेरिएबल रेट पे कैलकुलेट करते हैं क्या, जो कि डिटरमाइंड होता है बाय द गवर्नमेंट क्वार्टरली फ्रॉम द ड्यू डेट। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद सी में आया कि फिक्स रेट कैलकुलेट होता है एट 18% पर एनम फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न अंटिल द डेट ऑफ पेमेंट। या फिर जो इंटरेस्ट है ऐसा कुछ चार्ज ही नहीं होता है, चाहे आप रिटर्न फाइल करिए या ना करिए। तो ये आंसर तो डायरेक्टली गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट अपने पैसे कभी भी माफ नहीं करेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वेरिएबल रेट जैसा हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या ये 12% है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे अब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है सी। 18% पर एनम हमें चार्ज करना पड़ता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जिस मंथ की भी ड्यू डेट है। अगर वहां तक उसने रिटर्न हमारे जो सप्लायर ने फाइल नहीं किया है, उसकी नेक्स्ट डे से हम कब तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? जब तक वो पे नहीं कर देता है, करेक्ट। यहाँ पे हमको 18% पर एनम करना पड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर सी है। A company expected to pay its workers। चलिए सब लोग कैलकुलेटर आप लोग ले लीजिएगा हाथ में, सॉल्व करना है हमें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर प्लीज। आइए सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। A company expected to pay its workers 40 per hour, but due to a sudden increase in wages, it ended up paying 65 per hour for the same amount of work. If the actual hours worked were the same as the standard hours, what is the labor rate variance for the company? ये दोबारा से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, बट इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट। ये एक हमारी कंपनी है जहां पे हमने जब पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां एक होता है स्टैंडर्ड और एक बात की जाती है एक्चुअल की। अगर आप लोग सॉल्व करें तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, पर मैं आपको थोड़ा बताना शुरू कर रही हूँ जिनको थोड़ा डाउट आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि काम शुरू करने के पहले हम एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि आखिर हमें क्या करना है। उसको हम कंपेयर करते हैं विद दी एक्चुअल, कि आफ्टर एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस आई है। जो इसका डिफरेंस होता है वो होता है वेरिएंस, करेक्ट। वेरिएंस जो हमारा डिफरेंस है कि क्या चेंजेस हो चुके हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएंस। अब बात आती है कि यहाँ पे जब बात करेंगे लेबर्स की, तो क्वेश्चन में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि लेबर से हमने वादा किया था कि आपको हम 40 पर आवर पे करेंगे। एक्सपेक्टेड मतलब क्या? काम शुरू करने के पहले ही हमने सोचा था 40 पर आवर में हमारे यहाँ लेबर वर्क करके चला जाएगा, करेक्ट। 40 पर आवर में काम करके चला जाएगा। बट जब एकदम से हम मार्केट पे गए तो पता चला कि जो भी लेबर्स हैं वो कम रेट पे आ ही नहीं रहे। वो लोग मिनिमम डिमांड कर रहे हैं 65 पर आवर काम डिमांड कर रहे हैं, बट वो जो काम है वो 12 आवर्स में ही करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्स तो सेम लेंगे बट उनका रेट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आने वाला है? डिफरेंस हमें आने वाला है ये रुपीज में, ये रुपीज में। कैसे यहाँ पे डिफरेंस आएगा? आइए कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपका एक्चुअल रेट है माइनस स्टैंडर्ड रेट, इसको इनटू करना पड़ेगा हमारे जो भी हमारा एक्चुअल आवर्स है,
करेक्ट, यहाँ पे तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रेट इनटू हमारे स्टैंडर्ड आवर्स से जाके। हमारे एक्चुअल आवर्स बताइए, एक्चुअल रेट हमने कितना सोचा था, हम दे देंगे उन्हें 65। स्टैंडर्ड रेट हमने उनको कितना दिया 65, हमने कितना सोचा था 40। कितनी देर उन्होंने काम किया है टोटल 12 आवर्स, तो कितना हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया उनको, ₹300। बताइए ये फेवरेबल हुआ कि ये अनफेवरेबल हुआ, ये फेवरेबल हुआ कि ये अनफेवरेबल हुआ। यहाँ पे हमने लेबर से सोचा था वो 40 रुपए पर आवर में काम कर देगा, बट जब काम करना शुरू किया तो पता चला 65 में कर रहा है। तो ये कंडीशन कैसी हुई, इट्स अ फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये कंपनी के हित में हुआ है कि कंपनी को यहाँ पे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताइए, इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन और इट्स अ अनफेवरेबल सिचुएशन। यहां कंपनी के हित में काम हो रहा है या फिर यहां पे अगेंस्ट में काम हो रहा है। यहां पे कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ₹300 का, बिकॉज सेम लेबर अब हमें महंगे रेट पे आ रहा है। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा 300 अनफेवरेबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं विच technique is the process of analyzing, identifying, simplifying and crystallizing specific performance objectives of a job to be achieved over a period in the framework of the organizational objectives and the objectives of the job and widely used in the government agencies। बताइए, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज में हम लोग ये परफॉर्मेंस को यूज करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे बजटिंग की बात करी जा रही है, कौन से बजटिंग की बात करी जा रही है, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग या नन ऑफ द अबाव। बताइए यहां पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, इट्स अ जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग। बहुत बढ़िया, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं और जो आंसर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब पहले का हम लोग कुछ भी लेके नहीं आने वाले। ठीक है, और वहीं अगर आप बात करेंगे प्रोग्राम बजटिंग, तो प्रोग्राम बजटिंग कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम तैयार करते हैं। ठीक है, हमने लिया था, जब नॉर्मल क्लासेस हम लोग रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा था तो वहां पे लिया था हमने एग्जांपल, जब भी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम बजटिंग। और यहाँ पे हमको विथ एग्जाम्पल बताया गया कि ये जो काम हो रहा है ये जनरली हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का परफॉर्मेंस बजटिंग। चलिए इसके बाद आता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 90 lakh and the estimated profit from the contract is ₹30 lakh, the profit on completion of the work where cost already incurred is ₹30 lakh, what is the profit to date। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है प्रॉफिट टू डेट। यहां पे हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट टू डेट। चलिए कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ये आप लोग को थोड़ा मैं हिंट देती हूँ कि कहाँ से ये पूछा गया है। ये आप लोगों को पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने देखा था जो भी हमको वर्क दिया गया है वो लंबे टाइम के लिए है, 1 साल से ज्यादा के लिए है। तो यहाँ पे हमें हर साल जैसे ही एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो हमें अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है बुक्स में जाके, जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कैसे कैलकुलेट करेगा उसके बारे में बात करी गई, कैसे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट करने वाला है।
ठीक है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अगर नहीं पता ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए लगता है कॉस्ट इनकर्ड, कितना कॉस्ट हमने अभी तक लगा लिया है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने कितना सोचा है, इनटू हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये जो हम काम कर रहे हैं, जो ये घर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, इससे हमने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाने का सोच लिया है। ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना है, तो जो हमने कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ली है उस पे हमें कितना प्रॉफिट आएगा। बताइए, आप लोग को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जल्दी से एग्जाम में कैलकुलेट कर पाएंगे। बताइए क्या कैलकुलेट करके बताएंगे। यहाँ पे कॉस्ट इनकर कितना बताएंगे। अगर हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं तो टोटल कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है दैट इज 90। उसी के साथ एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 30। उसी के बाद हमको दिया हुआ है कि जो वेयर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर, कितना अभी तक हमने कॉस्ट लगा लिया है दैट इज 30। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 10। ओके, 9.99 आएगा आप लोग का। तो ये यहाँ पे आएगा 10 लाख का आज आप अपना प्रॉफिट दिखाने वाले। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए ये ना छोटे छोटे आपको लग रहे होंगे कि कितना सिंपल है, एग्जाम में तो जल्दी से कर लेंगे, बट अनलेस एंड अनटिल आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को होने वाली है दिक्कत। इसी के साथ आप लोगों के लिए जो मैंने एक ब्रावो सीरीज भी किया था ताकि आप लोगों को एक बूस्टअप मिल जाए, कैसे आपको एग्जाम में जाके ये सब चीजों को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। चलिए, तो आज का सेशन तो यहीं तक था हम लोगों का।